गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप अभी तक जो है बजट के बारे में समझ रहे थे, देख रहे थे, उसको आपने समझा होगा। ठीक उसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, यानी आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में या आर्थिक समीक्षा के बारे में। याद रखिए दोस्तों, आर्थिक समीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत जरूरी है, जो कि इनकमिंग हर एग्जामिनेशंस में आपको पूछा जा सकता है कि किस तरीके से डेटा में क्या क्या चेंजेज आए। मतलब लास्ट ईयर में, चूंकि लास्ट ईयर का जो समय था वो पूरा कोविड से ग्रस्त था, जो कि एक वैश्विक महामारी थी। और उसके क्रम में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या हलचल हुए, क्या क्या भारत सरकार की तरफ से सुधार किए गए, कौन कौन सी नई नई उपलब्धियां आई, क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिले, इन सभी का ब्यौरा जो है इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिलेगा। चूंकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है बजट सेशन के एक दिन पहले पेश होता है, तो और उसको पेश करने के लिए भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एंड कारपोरेट मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इसको पेश किया था। ठीक, तो इसके संबंध में याद रखिएगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे बनाई जाती है वो पिछले बजट के या पिछले साल की एक्टिविटी पे, यानी एक साल प्रीवियस एक्टिविटी के आधार पे कि क्या क्या देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान हलचल हुए, उसी के तहत बनाई जाती है। तो ज्यादा देर न करते हुए इसको शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसको 29 जनवरी 2021 को पार्लियामेंट में पेश किया गया। उसको पेश किसने किया? इसको पेश करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की जो चेयरपर्सन है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, और साथ ही साथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यन ने मिलकर के इसका एक मसौदा तैयार किया। अब खास बात आती है कि जो इसमें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसका विषय क्या था इस इकोनॉमिक सर्वे का। तो इस इकोनॉमिक सर्वे का जो विषय था वह था कोविड योद्धाओं को समर्पित। ठीक, कोविड योद्धाओं को समर्पित। और कोविड योद्धा कौन थे? जितने भी मेडिकल पर्सन थे, या सिंपली कहें डॉक्टर्स, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस तरीके की चीजों में जुड़े हुए थे ताकि लोगों को इस वैश्विक महामारी से निजात मिल पाए। और याद रखिए कि ये जो सर्वे जो पेश किया गया फुल्ली डिजिटल सर्वे था। ठीक, अब इस सर्वे को दो पार्ट्स में बांटा गया था। दो पार्ट्स में बांटने का मतलब क्या है? पहला पार्ट क्या कहता था, ये नीति निर्माण संबंधी चुनौतियों को पेश करेगा कि किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या चीजें आई, ये चीजें हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसके दूसरे पार्ट में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में चुनौती, यानी इस दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान जैसे एग्री सेक्टर्स का अचानक से बढ़ जाना, मतलब कंजम्पशन बढ़ जाना, साथ ही साथ पेट्रोलियम का मतलब डिमांड कम हो जाना। ठीक, ये सभी चीजें, और साथ ही साथ विकास कार्य समीक्षा को भी इसमें प्रस्तुत किया गया। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में जो चुनौती जो थी वो कोविड 19 को लेकर के ही थी। मतलब कोविड 19 से निपटने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए जाएं। ठीक, यानी कंप्लीट लॉकडाउन को फॉलो करना, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन को फॉलो करना, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को फॉलो करना, और साथ ही साथ जो माइग्रेंट पीपल थे या वर्कर्स थे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे उनको सही रूप से रोजगार मुहैया कराना और साथ ही साथ उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। ठीक, इसके साथ साथ आपने देखा कि 17 दिसंबर 2020 तक लगभग 11.12 लाख सक्रिय कोविड के मामले थे। ठीक, और टोटल कोविड के मामले जो है 1.6 करोड़ वैश्विक मामलों का इतना हो गया, याद रखिए। और वैश्विक मामलों का लगभग 11% के आसपास था। एक समय ऐसा आ गया था कि यूएस के बाद से जस्ट नंबर हमारे ही कंट्री का था, इंडिया का था। और याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड केस थे पूरे इंडिया में वो महाराष्ट्र का था, और आज के तत्कालीन परिस्थिति में भी महाराष्ट्र ही टॉप लेवल पे है, जहां पे एक्टिव केसेस को देखने को मिल जाएंगी, मैक्सिमम डेथ भी वहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि राजकोषीय स्थिति के बारे में, यानी फिजिकल जो है स्टेटस की बात करेंगे। फिजिकल स्टेटस यानी राजकोषीय प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चीजें घटी इस एक साल कोविड के दौरान। याद रखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर उस समय जो हुआ था वह लगभग 30.42 करोड़ यानी 30.42 लाख करोड़, ये जीडीपी का लगभग 13.5% के आसपास बैठता था। ठीक, इसी के साथ साथ एफडी यानी फिजिकल डेफिसिट जो था वो 7.96 लाख करोड़ था और जीडीपी का 3.5% के आसपास था।
प्राइमरी डेफिसिट यानी पीडी ये 0.88 लाख करोड़ था और ये जीडीपी का लगभग 4% के आसपास देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ क्या है, ग्रॉस टैक्स रिसीट जो थी ये भी लगभग 24.23 लाख करोड़ के आसपास था। ये जीडीपी का 10.8% था। ये इसके तहत 55% जो था डीटी का मतलब डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष करों में 55% का योगदान था और 45% जो था इनडायरेक्ट टैक्सेस का यानी अप्रत्यक्ष करों का योगदान था। प्रत्यक्ष करों के तहत आप देखोगे कि आयकर और निगम कर या और भी कर आते हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा जो कर इस समय है वो है जीएसटी का, ठीक। और साथ ही साथ सेल टैक्स वगैरह ये सब चीजें जो भी हैं या केंद्रीय उत्पाद कर, इन सभी को आपको समग्र रूप से जोड़ोगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आएगा। तो ओवरऑल आपने इतनी चीजें समझनी, इसके डेटाज को बस ध्यान से 2-3 बार पढ़िएगा और इसको रटने का प्रयास मत करिएगा, सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। इसके साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आरई की बात करें, ये कुल व्यय का लगभग 87% था। यानी कुल व्यय कितना था, इतना था 30.42 लाख करोड़ के आसपास था। अब याद रखिए कि इसका आर्डर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ब्याज भुगतान, रक्षा, सब्सिडी, स्टेट और यूटी को जो ग्रांट दिए जाते हैं, पेंशन, ये सभी जो चीजें थी ये क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगी यानी राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगी। इसके साथ साथ आप देखें कि विदेशी व्यापार को अगर हम देखें कि विदेशी व्यापार का क्या हुलिया रहा, क्या इसमें हलचल आपको देखने को मिला, तो याद रखिए इसमें वस्तुगत निर्यात की अगर हम बात करें, दो चीजें होती हैं इकोनॉमी के अंदर। एक होता है निर्यात यानी अपने यहाँ से आप गुड्स एंड सर्विसेज बाहर के देशों में, ठीक, आप या ओवरसीज में आप जो उसको एक देश से दूसरे देश की तरफ भेजते हो या बेचते हो या उससे जो आय करते हो, ठीक, तो भेजने की जो प्रोसेस होती है वो निर्यात कहलाती है। और किसी देश से हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो क्या कहलाती है, आयात कहलाती है। तो वस्तुगत निर्यात जो था, याद रखिए दो तरीके के, वस्तुगत लिखा है यहाँ पे और एक है सेवा। तो वस्तुगत अलग है, सेवा अलग है, ठीक। तो वस्तुगत निर्यात में 200.8 अरब डॉलर का वस्तुगत निर्यात रहा अपने देश का, जो कि पिछले सर्वे की तुलना में 15.7% के आसपास कमी देखने को मिलेगी आपको, ठीक। इसके साथ देखें पेट्रोलियम, पीओएल, पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट, इसके तहत तमाम कच्चा तेल, ठीक है, डीजल, मोबिल ऑयल, ये सभी चीजें आ जाएंगी। इसके निर्यात में आपको क्या होगा, एक कमी देखने को मिलेगी पिछले सर्वे की तुलना में। और लगभग पीओएल का जो हिस्सा है वस्तुगत निर्यात का 10 से 15% केवल जो है पेट्रोलियम एंड उसके अतिरिक्त उत्पाद जो होते हैं उसी का हिस्सा है। इसके साथ साथ प्रमुख निर्यात के क्रम में देखिए ये चीजें याद रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का निर्यात होता है, फिर ड्रग्स का, फिर ड्रग्स मतलब औषधि, ठीक, मोती पत्थर का, लोहा इस्पात का, इलेक्ट्रिक मशीन्स का। इसमें क्रम देख लें 3.8%, 7.8%, 5.5%, यानी इसमें ड्रग्स का जो था वो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, निर्यात हुआ, ठीक। इसके साथ साथ प्रमुख आयातों की कैटेगरी में देखें तो 258.3, यानी आप देखो कि यहाँ पे आयात ज्यादा हुआ है और निर्यात जो है कम हुआ है। यानी एक तरीके से देख सकते हो कि व्यापार संतुलन में भी कुछ हलचल आपको देखने को मिली, ठीक, या भुगतान संतुलन में भी आपको कुछ हलचल देखने को मिली, ठीक। तो इसके तहत आप देखो कि ये भी जो था 7.2% था, पिछले सर्वे की तुलना में कम था, यानी कम चीजें आयातित की गई। इसके साथ साथ इसमें प्रमुख आयात में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं उस चीज को आप देख लें। पेट्रोलियम क्रूड की बात करें, कच्चे तेल का, और कच्चे तेल जितने भी मिडिल ईस्ट जो है या सेंट्रल एशिया के भी कुछ पार्ट्स हैं वहां से आपका जो है ये डीजल, पेट्रोल या और भी चीजें जो होती आयात होती हैं। इसके बाद पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड है, टेलीकॉम है, कोयला है। अब इसमें भी आप देख लो सबसे ज्यादा जो था क्या चीजें आयात की गई थी, पेट्रो क्रूड का आयात किया गया था। इसके साथ अगर नेक्स्ट पार्ट पे चलें, वस्तुगत आयात की बात करें दोस्तों, वस्तुगत आयात की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूएई हो गया, हांगकांग हो गया और सऊदी हो गया। ये जो था सबसे ज्यादा जो परसेंटेज जो था चाइना और यूएसए द्वारा आयात किया गया। और वस्तुगत निर्यात की बात करें यूएस और चाइना, यानी एक तरीके से क्रम आप आगे पीछे कर देंगे। अब इसमें आप कॉमन देख लें कौन कौन से टर्म हैं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दोनों कॉमन टर्म हैं, बस आगे पीछे करने हैं। यूएई अपने पोजीशन पे है, हांगकांग अपने पोजीशन पे है, बस ऊपर सऊदी हो गया और नीचे सिंगापुर हो गया है। इसके बाद 8 जनवरी 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो 586.1 अरब डॉलर के आसपास बैठता था दोस्तों, ठीक। अब विदेशी ऋण जो है मार्च 2020 में लगभग 558.2 अरब डॉलर था और वो बढ़ करके कितना हो गया था,
0.2 सॉरी घट गया था इतना। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। याद रखिए कि अभी लेटेस्ट में जो एडेड जूनियर हाई स्कूल के परीक्षा होने वाली है उसमें भी करंट अफेयर का सेक्शन है, तो उसमें भी आपके क्वेश्चंस कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और याद रखिए कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ तो एक ही नंबर काफी है। इसके लिए आप देखिए कुल विदेशी ऋण जो था वह 21.6% के आसपास बैठेगा, जिसके तहत अल्पकालिक जो ऋण थे वो 23.6 और रियायती जो थे वो 9% के आसपास था। आरक्षित विदेशी मुद्रा को 97.4, जिसके तहत अल्पकालिक 19% के आसपास, ऋण सेवा अनुपात 9.7%, बाह्य ऋण $89 ट्रिलियन, इसको याद रख लीजिएगा। और 89 ट्रिलियन जो डॉलर था वो उसके तहत जो 23.9% भाग जो था अकेले यूएस ने ही ऋण ले रखा है। और इसके तहत क्या था कि सबसे ऋणग्रस्त देश यूएस ही आज के समय में बना हुआ है। और भारत जो है 554.4 अरब डॉलर के साथ विश्व में 23वें स्थान पे जो है ऋणग्रस्त देश है। इसके साथ साथ एग्री की हम बात करें तो याद रखिए कि एग्री वर्कफोर्स में लगभग 54.6% लोग एग्री वर्कफोर्स में या एग्री रिलेटेड फील्ड में हैं। देश के जीबीए में लगभग कितना परसेंट योगदान है एग्री सेक्टर का? 17.8%। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ देखिए लॉकडाउन में भी एग्री ग्रोथ देखने को बहुत अच्छा मिला और इसमें लगभग 3.5% की दर से ग्रोथ हुआ। इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक नए महत्वाकांक्षी परियोजना लॉकडाउन के समय में लॉन्च किया, जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या हुआ? ऋण, बाजार सुधार, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग पे काम, पशुपालन पे काम, डेयरी पे काम, फिशरीज पे काम, इन सभी पे जो काम थे वो बढ़े, यानी इनका प्रोडक्शन बढ़ा, यानी लोकल रूरल इंफ्रा जो है वो मजबूत हुई। तो इसी के तहत और भी जो चीजें हैं इसको हम इसमें देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। ये है पीएम गरीब कल्याण योजना। पीएम गरीब कल्याण योजना भी लॉन्च की गई थी उस समय। तो याद रखिएगा कि 80.96 करोड़ लाभार्थी इसके तहत इनरोल्ड थे, मतलब लगभग 80.996 करोड़ लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी जो है। और ये बेनिफिशियरी किसके तहत इसको मर्ज कर दिया गया? किसके तहत? एनएफएसए के साथ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जिसके तहत 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जिसके तहत क्या है कि फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जो जो क्रॉप्स आती हैं उनका जो प्रमोशन करना, उनका बढ़ावा करना और साथ ही साथ जो है जितने भी लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे उनकी मदद करना, ये सभी चीजें जो किसके तहत शामिल थी? पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत शामिल थी। इसके साथ साथ कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पीसीएस में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आज डेट में तो हर एग्जामिनेशन में जो वनडे एग्जामिनेशन है सब में पूछी जा रही है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा, ये सभी चीजें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आती हैं। तो आप इसको देख लें कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 295.65 मीट्रिक टन के आसपास उत्पादन हुआ। और इसके तहत क्या है कि ये लगभग पिछले इकोनॉमिक सर्वे की तुलना में 11.44 मीट्रिक टन ज्यादा उत्पादन हुआ। ठीक, ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि 2.52 लाख करोड़ जो है ये कृषि और संबद्ध उत्पाद निर्यात में इसका देखने को मिला, यानी इतने करोड़ जो है कृषि और कृषि से रिलेटेड जो उत्पाद जो थे, यानी जो भी आप खाद्यान्न देख लोगे और प्रोडक्शन जैसे पल्सेस का प्रोडक्शन हो गया, साथ ही साथ जो आर्थिक फसलें हैं उनको भी आप देख सकते हो, और साथ ही साथ फिशरीज और भी कई सेक्टर्स जितने हैं सब जोड़ेंगे तो ये सभी चीजें जो होंगी एग्री एंड एग्री रिलेटेड जो है एक्सपोर्ट्स के अंतर्गत आएंगी। और ये कहाँ कहाँ किस देश को निर्यात किया गया? तो है यूएस हो गया, सऊदी हो गया, ईरान हो गया, नेपाल हो गया और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा किया गया। अब इसमें आप देखोगे कि एक कृषि और संबद्ध उत्पाद निर्यात पूरे एग्री सेक्टर्स का लगभग 2.5% के आसपास रोल अदा करता है। किसमें? इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। इसके साथ साथ समुद्री उत्पाद का जो हिस्सा है वो लगभग 19% के आसपास है। फिशरीज जो है मैक्सिमम उत्पादन कितना है? ये सबसे ज्यादा उत्पादन किस सेक्टर में? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत ही है और ये 14.16 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंगली। और इसमें नेशनल जीबीए का ये लगभग 1.24% है और एग्री जीबीए के अनुसार ये 7.2
टू 8% है। याद रखिएगा जीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशंस होता है। ठीक, इसके साथ इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों, इंडस्ट्रीज का याद रखिए कि उद्योग का परसेंटेज जो है लगभग 9.6% है और उद्योग का योगदान जो जीबीए में है वो 25.8% के आसपास है, यानी लगभग 16-17% के आसपास एग्री सेक्टर, 25 के आसपास ये वाला सेक्टर और लगभग 54-55 के आसपास सेवा सेक्टर। ठीक, तो उद्योग के तहत जो है अब जो कितने पार्ट में बटे हुए हैं, खनन और उत्खनन 12.4% के आसपास, विनिर्माण जो है 9.4% के आसपास, निर्माण जो है 12.6% के आसपास और विद्युत गैस जलापूर्ति जो है 2.7% के आसपास। तो इसमें बस ये पूछा जाता है किसका सेक्टर बड़ा है, तो आप देख लो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो गए और निर्माण हो गए, ये सबसे ज्यादा रोल कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा है, सबसे ज्यादा रोल अदा कर रहा है। इसके साथ साथ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो इसका कोविड-19 की वजह से इसमें क्या कुछ आपको सुधारात्मक देखने को मिलेंगी और ये लगभग भी के आकार में इसका सुधार का जो है रूप देखने को मिलेगा। तो कभी कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। इसके साथ सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में इस कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 16% की गिरावट देखने को मिली है और फर्स्ट छमाही में देखें तो इसमें काफी गिरावट देखने को मिली है और आगे असेसमेंट 2020-21 में लगभग 8.8% के आसपास संकुचन देखने को मिलेगा जो कि अनुमानित है। ठीक, एफडीआई इनफ्लो की बात करें, मतलब कितना एफडीआई इंडिया में आया, उसके तहत देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले सर्वे की तुलना में इस साल का जो सर्वे है उसमें आप देखोगे कि 34% से 23.6% के आसपास ये इनफ्लो हुआ, यानी इनफ्लो क्या हो गया, घटा। ठीक, इसके साथ जीबीए में हिस्सा कितना है, 54% है किसका, सेवा सेक्टर का है और कुल निर्यात का ये लगभग 48% के आसपास बैठेगा। इसके साथ भारत में कुल एफडीआई इनफ्लो में 4th to 5th पोजीशन पे ये आपको देखने को मिलेगा और 4th to 5th पोजीशन है, जितना एफडीआई आता है उसमें से लगभग 4 हिस्सा सेवा सेक्टर का ही है और बाकी एक हिस्सा जो है सामान्य और जनरल चीजों का है। और मैक्सिमम जो सेवा सेक्टर से लाभान्वित जो स्टेट्स हैं या यूटी हैं उसमें कौन कौन से हैं, पहला है दिल्ली और दूसरा है चंडीगढ़। ये यूटी की बात हो गई। स्टेट्स में भी आप देखोगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं इन सबका योगदान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जीबीए में। तो ओवरऑल आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका ये जो सर्वे वाला पार्ट से खत्म हो गया है और इसके तहत जो भी आपको और भी दिक्कतें आए आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हालांकि जितनी चीजें मैंने बताई हैं इतने से ही आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके जो जितने भी तरीके की एग्जामिनेशंस हैं, मतलब उसमें आप डेटाज को बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करिएगा। पॉइंट पॉइंट डेटा है, इनको ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। था तो सर्वे बहुत बड़ा लेकिन मैंने इसको बहुत कंसाइज करके बनाया है और इसको आप सही से पढ़ने का प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।